डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। हम लोग जो टॉपिक हमारा चल रहा है कक्षा 11 में वो है गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण, जिसमें हमने एक वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया है केपलर के गतिविषयक नियम। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से उसे इजीली देख सकते हैं। तो केपलर के 3 नियमों में हमने ये पढ़ा था कि पहला नियम क्या है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है जिसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम जो है वो क्षेत्रफली वेग का नियम है। क्षेत्रफली वेग का नियम ये कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, जिससे ग्रह की क्षेत्रफली चाल क्या होती है वो नियत रहती है। इस प्रकार से इसको हमने कंप्लीट किया। और जो तीसरा टॉपिक था हमारा वो परिक्रमण कालों का नियम था। और परिक्रमण कालों का नियम ये कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाता है उसके परिक्रमण काल का वर्ग उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। आज के वीडियो सेशन में हम लोग केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष को समझेंगे। क्या समझना है? केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष। केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष। भाई केपलर के नियम के क्या निष्कर्ष हैं? देखिए, कोई भी ग्रह जब सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो घूमता एलिप्टिकल कक्षा में है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, लेकिन बल के परिमाण के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। और वृत्ताकार कक्षा में अगर ग्रह घूम रहा है तो सूर्य पर एक बल लगाएगा और उस बल का मान क्या होगा? अभिकेंद्र बल होगा। तो अभिकेंद्र बल F बराबर क्या होता है? mv²/r, जहां m ग्रह का द्रव्यमान है, ग्रह का द्रव्यमान। वृत्तीय गति वाले चैप्टर में आपने कंप्लीट किया है कि जो कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर वृत्तीय पथ पर घूमता है उस कण पर आरोपित बल जो कि केंद्र की तरफ आरोपित होता है उसका मान mv²/r होता है। यहां पर m क्या है? वो ग्रह घूम रहा है, इसलिए m ग्रह का द्रव्यमान है। v क्या है? ग्रह घूम रहा है, इसलिए v ग्रह का वेग है। और r क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो हम लोग क्या कंप्लीट करने के लिए यहां पर चल रहे हैं, हम लोगों को क्या कंप्लीट करना है? हमें m का मान पता है और r का मान पता, हमें वेग का मान पता नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे? ग्रह का वेग। और ये जो वेग निकाल रहे हैं बेटा, ये रेखीय वेग है। मतलब जो वृत्ताकार कक्षा में ग्रह घूम रहा है इस तरीके से, मान लिया ये ग्रह है, ये वेग का मान हम निकाल रहे हैं, रेखीय वेग। तो रेखीय वेग क्या होगा? रेखीय वेग बराबर होगा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बटे परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कह लें या समयांतराल कह लें। समयांतराल माने एक चक्कर की दूरी है तो एक चक्कर का फिर क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। तो आप जानते हैं वेग v बराबर यहां से हो जाएगा एक चक्कर, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है तो परिधि का मान क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। परिक्रमण काल क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम अभिकेंद्र बल F की बात करें तो m/r, यहां पर v की वैल्यू रख देंगे, v बराबर 2πr/t और उसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से
इस मान को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, पाई का वर्ग पाई स्क्वायर हो जाएगा, m ऐसे ही लिख देंगे r स्क्वायर बटे r बटा टी स्क्वायर। ये r कट जाएगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी। तो यहां पर जो f है उसकी वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर m r अपान टी स्क्वायर। इससे पहले जो हमने परिक्रमण कालों का नियम पढ़ा है, तो परिक्रमण कालों का नियम, परिक्रमण कालों का नियम, तो परिक्रमण कालों का नियम यह कहता है कि जो टी स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है ए क्यूब के। इसका मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए क्यूब के। के इज ए कांस्टेंट, के क्या है, एक कांस्टेंट है। तो हम लोग यहां पर वैल्यूज को पुटअप करेंगे। f इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर बटा के ए क्यूब। ए क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष है, अर्ध दीर्घ अक्ष है। देख लीजिए इसको, अगर इस तरीके का कोई दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होगी तो ये इसकी यहां से यहां तक पूर्ण दीर्घ अक्ष हो जाएगी। अर्ध दीर्घ अक्ष माने इतनी दूरी, इसको स्मॉल ए से, ये अर्ध लघु अक्ष हो गई बी। तो वृत्त के केस में जो त्रिज्या होती है उसको दीर्घ वृत्त के केस में दीर्घ अक्ष के तुल्य मान लिया गया है। तो इसलिए यहां पर हम जो ये रूल लिखते हैं, ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो के आर क्यूब हमने लिख दिया, यहां से एक आर कटेगा तो उसकी पावर नीचे एडजस्ट हो जाएगी। तो 4 f बराबर 4 पाई स्क्वायर m के आर स्क्वायर हो गया। इस तरीके से यहां पर 4 पाई क्या है, वो कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, नीचे k कांस्टेंट है। दैट्स मीन द वैल्यू ऑफ f का जो मान है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक m और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, r स्क्वायर पर निर्भर कर रहा। यही न्यूटन का नियम ये कहता है। न्यूटन के नियम में बताया गया है कि जो दो पदार्थिक कण हैं उनके मध्य लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों द्रव्यमान माने एक वो बड़ा द्रव्यमान जैसे सूर्य का द्रव्यमान और दूसरा पृथ्वी का द्रव्यमान जो क्या है उससे छोटा द्रव्यमान है। तो इस तरीके से हमने ये चीज कंप्लीट कर ली। ये न्यूटन के नियम के निष्कर्ष हो गए। इनमें थ्योरी में अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं भाषा में कि बल का मान उस ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, ये न्यूटन का नियम भी कहता है। और दूसरी बात F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, माने जो बल है वो उन दोनों कौन कौन से, सूर्य और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच की दूरी के मतलब वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम इरेज करें इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। ये लॉ क्या कहता है? कहता है कि दो अगर पदार्थिक कण हैं, एक m1 है, एक क्या है m2 है, तो इन दोनों पदार्थिक कणों के मध्य बल लगेगा इस तरीके से। इस बल का जो परिमाण होगा, इस बल का जो मान होगा, वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ जो बीच की दूरी है वो क्या है, r। बीच की दूरी क्या है, r। तो भाषा में इस प्रकार लिखते हैं कि दो द्रव्यात्मक कणों या पिंडों भी लिख सकते हैं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कैसा है, आकर्षण माने दोनों को खींचता है। आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर यह बात आपको याद रखनी है, आकर्षण बल होता है, और लिख लेंगे दोनों बल की दिशा दोनों पिंडों को, पिंड लिख लो या कण लिख लो, दोनों पिंडों या कणों को मिलाने वाली रेखा के कैसे होती है, अनुदिश होती है। यहां पर हमने इसको कंप्लीट किया। अब भाषा में लिखते हैं, भाषा के बाद मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, माना दो कण कौन कौन से, m1 व m2 के मध्य दूरी कितनी है, r है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर या F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m1 m2 होगा, और F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। इन दोनों को मिला देते हैं तो F बराबर या F प्रोपोर्शनल टू, पहले लिखेंगे m1 m2 बटा r²। ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और यहां पर जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल G। कैपिटल G क्या है, कैपिटल G को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G कहते हैं। ठीक, इस कैपिटल G का जो मान है
6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। इसका जो है हम मान कैसे निकालते हैं? देखिए बल का मात्रक क्या होगा? F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो कैपिटल G बराबर क्या हो गया? कैपिटल G इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। F का मान क्या होगा? न्यूटन होगा। मात्रक R माने त्रिज्या है, मीटर स्क्वायर होगा और बटे में दो चीजें हैं, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो G का मात्रक इस तरीके से क्या आ जाता है? G का मात्रक आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, संख्यात्मक मान इसका ध्यान रखना। अब विमा की तरफ बढ़ते हैं। इसकी जो विमा होती है, विमा क्या होती है? आप देखिए उसी फार्मूले से इसको ट्रांसपोज करके जब वैल्यू लाते हैं तो F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बटा r स्क्वायर, माने G बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। तो G की विमा देखिए, F की विमा होती है mLt-2, R की विमा L होगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और बटे m दो बार है लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने से देखिए एक m से बेटा m कैंसिल हो जाएगा, एक m नीचे बचेगा जो ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगी। L यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशंस में पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, और t-3। तो इस तरीके से L की पावर 3। और इसका रीडिंग स्टाइल तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें पावर्स को स्क्वायर और क्यूब नहीं कहते हैं, m-1 L क्यूब L3 और t-2 कहते हैं। नंबर को नंबर्स में पढ़ते हैं। ये चीज आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अगर हम ये भी एसआई मात्रक ही है, ये कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। लेकिन अगर हम और इसको कहना चाहें तो इसको कह सकते हैं कि ग्रा की पावर -1, मीटर की पावर 3 और समय क्या है? सेकंड, तो सेकंड की पावर -1। ये G का मात्रक है। क्या है? मात्रक। इस तरीके से इसको माइंडसेट में आपको रखना है। और एक विशेष बात यह है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये अत्यंत क्षीण बल होता है। वैद्युत बल की तुलना में ये अत्यंत क्षीण होता है। लगभग यहां से अगर हम कंपैरिजन कर लें कि वैद्युत बल ये प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? क्षीण होता है। ठीक है, माने Fe/Fg ये लगभग 10 की घात 43 गुना ज्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो 10 की घात 43 गुना कम होता है कहेंगे, या वैद्युत बल ज्यादा होता है। या हम Fg बराबर यहां से देखो लिखें तो ये इसके नीचे आ जाएगा, पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी। वैद्युत बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल 10 की घात -43 गुना कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा कम होता है, वैद्युत बल क्या होता है? वो ज्यादा होता है, वो प्रबल बल है, और ये क्या है? क्षीण बल है। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।